हाँ जी, सी इंटरमीडिएट मेरे बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। सर जी, आज का टॉपिक है एग्जामिशन अंडर जीएसटी। सर अगर बात करा जाए तो सी इंटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड भी और रियल लाइफ में भी। सर अगर आप एग्जाम में बड़े क्वेश्चंस को अटेंड करने के बारे में सोच भी रहे हो तो एग्जामिशन आपके पास होनी चाहिए, एग्जामिशन आपके दिमाग में टिप पर होनी चाहिए। और मैं इस वीडियो में मेरे बच्चे, मैं इस वीडियो में आपको चार्ट के थ्रू ऑलमोस्ट सारी की सारी एग्जामिशन जितनी भी इस चैप्टर में एग्जामिशन सेक्शन 10 के अंदर है वो सारी कवर करेंगे विद चार्ट और इस तरीके से, ताकि आपको इन डेप्थ वो पता भी चल जाए और याद भी रहे। क्लियर है? तो इन शॉर्ट आपको करना क्या है, ये पहले अगर मेरे साथ रिवाइज करना, उसके बाद ये पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, जो भी ये चार्ट वाली है आप इसे डाउनलोड कर लेना और एग्जाम टाइम में जब आपके एग्जाम हो एक बार क्विक रिवीजन ले लेना और बात खत्म। क्लियर है? तो आप एक बार क्विक रिवीजन करोगे, दैट मींस आप ये सारी एग्जाम्पशंस कवर करोगे। क्लियर है? बिना देरी के साथ में ये एग्जाम्पशन शुरू करूंगा, ये चैप्टर शुरू करूंगा और इसके बाद हम मेन क्वेश्चन जीएसटी वाले करने शुरू कर देंगे। तो ये वीडियो खत्म होते ही हम अगली की वीडियोस में अपने जीएसटी के मेन क्वेश्चंस, एमटीपी वगैरह की प्रैक्टिस करेंगे। तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब और शुरू हो जाओ मेरे साथ। सर जी एग्जाम्पशन, पहली बात करूं तो एग्जाम्पशन में हम जो कवर करने वाले हैं वो एग्जाम्पशंस क्या है, रिलीजियस की सारी कवर करेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन है, गुड्स है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर है, लीगल है, हेल्थ है, रेंटिंग है, कंस्ट्रक्शन है, गवर्नमेंट है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, परफॉर्मेंस है, राइट टू एडमिशन है और भी बहुत सारी है। इसके अलावा भी मैंने लिस्ट बना दी, एजुकेशन वगैरह है और भी बहुत सारी आपकी एक्टिविटीज यहां पर आएंगी। क्लियर है? हम सारी एग्जाम्पशंस कवर करने वाले हैं। बिना देरी के साथ में मैं पहली एग्जाम्पशन शुरू करता हूं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पशन, चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट। बेटा सुनना, 4 एग्जाम्पशन है इसमें। सबसे पहले है कि अगर कोई भी ट्रस्ट, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस ट्रस्ट कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी करता है, क्या बोला मैंने, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी करता है तो उस चैरिटेबल एक्टिविटी पे जो भी पैसा आएगा उस पर कोई जीएसटी नहीं लगा जाएगा। नाउ क्वेश्चन 2 उठते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हमें कैसे पता चलेगा कौन सा चैरिटेबल ट्रस्ट है? तो सर जी मेरे बच्चे दिमाग करो बत्ती बंद, दिमाग की बत्ती हो जानी चाहिए बिल्कुल बंद, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना सकना। सेक्शन 12AA और सेक्शन 12A भी ऑफ द इनकम टैक्स बताता है कि सर जी कुछ ट्रस्ट को चैरिटेबल ट्रस्ट माना जाएगा, उनको उसमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स में लगाना दिमाग, अभी यहां पे इनकम टैक्स नहीं है, जीएसटी में आपको सिर्फ ये बताएगा क्वेश्चन कि सर वो 12AA में रजिस्टर्ड है या 12AB में रजिस्टर्ड है। अगर इन दोनों में से किसी भी सेक्शन में वो रजिस्टर्ड है तो इसका मतलब वो ट्रस्ट मेरे लिए इस सेक्शन के लिए क्या कहलाएगा, चैरिटेबल ट्रस्ट। और वो चैरिटेबल ट्रस्ट अगर इन चारों में से कोई भी एक्टिविटी कर रहा है तो उसको इन एक्टिविटी की जो भी पैसा आ रहा है वो सब क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। जैसे कि मतलब अगर मैं बात करूं कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई भी ट्रस्ट है जो सेक्शन 12AA या 12AB में रजिस्टर्ड हो गया, दैट इज चैरिटेबल ट्रस्ट, और वो इन चारों में से किसी भी ऑब्जेक्टिव के लिए स्टैब्लिश हुआ है तो उसकी इनकम को हम कर देंगे जीएसटी से टैक्स फ्री। बात समझ आ रही? पहली चीज कि अगर वो पब्लिक हेल्थ या केयर एंड काउंसलिंग कर रहा है किसी बीमार बंदे का, कोई एचआईवी एड्स का या ड्रग्स एडिक्ट का, किसी नशे मुक्ति केंद्र चला रहा है, मतलब पॉइंट इज सिंपल सी बात है, कोई भी ड्रग्स एडिक्टेड है या एचआईवी एड्स है या बहुत बीमार है, उसकी केयर कर रहा है, मतलब उसकी देखरेख कर रहा है या उसको सलाह दे रहा है कि भाई आपको कैसे इलाज कराना है, या अवेयरनेस फैला रहे हैं हम लोग, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अवेयरनेस फैला रहे हैं, हम दो हमारे दो, या कोविड से कैसे बचना है, वट एवर। तो अगर आप कोई भी हेल्थ केयर की सर्विस दे रहे हो या आप पब्लिक में अवेयरनेस फैला रहे हो अबाउट दी कोई डिजीज वगैरह, तो आपकी इनकम को हम चैरिटेबल इनकम मांगेंगे और चैरिटेबल एक्टिविटीज को हम यहां पे एग्जेम्प्ट कर देंगे। अगर आप कोई भी रिलीजियस योगा स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट कर रहे हो, भैया आप भगवान का कोई मंदिर खोल के बैठ रहे हो या आप कोई भी योगा वगैरह का कैंप करा रहे हो, तो भैया आपके लिए जो भी डोनेशन वगैरह जो भी इनकम आ रही है वो आपके एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तीसरा, आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो या स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो, आपने काम सिखा रहे हो किन्हें, अनाथ बच्चों को, जिनके घर नहीं है, बेघर बच्चों को, फिजिकल और मेंटली अब्यूज बच्चों को, या फिर प्रिजनर को, जेलियों को, कैदियों को, तुम जैसे नालायकों को, या रूरल पर्सन जो गांव में रह रहा है जिसकी एज 65 साल से ज्यादा है, इनमें से किसी भी लोगों को अगर आप काम सिखा रहे हो या एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो तो आपके ऊपर कोई भी जीएसटी लगने वाला नहीं है। या इन्वायरमेंट को आप प्रोटेक्ट कर रहे हो, इन्वायरमेंट को सेव दी ट्री, सेव दी टाइगर, गंगा बचाओ, यमुना बचाओ का कोई भी अभियान चलाने के उद्देश्य से आप बैठे हो तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगने वाला। मतलब इन चारों में, मेरे बच्चे प्लीज जल्दी सुनो, इन चारों में मतलब कि सर आप कोई भी एचआईवी एड्स, ड्रग्स एडिक्ट या टर्मिनली इल जो भी लोग हैं उनका अगर पब्लिक इलाज कर रहे हो, मतलब पब्लिक हेल्थ का ध्यान रख रहे हो या पब्लिक अवेयरनेस फैला रहे हो या स्पिरिचुअलिटी, योगा या रिलीजियस को आप प्रमोट कर रहे हो या आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो, स्किल डेवलपमेंट काम सिखा रहे हो 4 लोगों को, या फिर आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो आपकी ये कोई भी एक्टिविटी मानी जाएगी चैरिटेबल एक्टिविटी। और ये चैरिटेबल एक्टिविटी अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट करेगा तो उसकी कोई जीएसटी लगने वाला नहीं है। दूसरा, सर जी आप कोई चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह नहीं हो, एक नॉर्मल पर्सन है, कोई भी एनी पर्सन, मेरे बच्चे ध्यान दो, हाँ जी
एनी पर्सन रिलीजियस सेरेमनी करा रहा है। रिलीजियस सेरेमनी का मतलब सर जी भागवत गीता करा रहे हो, आप मेरे पास आए हो, आप कह रहे हो सर जी हमारे लिए भागवत गीता कर दो, रामायण कर दो, जागरण कर दो, वट एवर, मैंने कहा डन जी डन, आपसे मैं पैसा ले रहा हूं, आपके लिए मैं भागवत गीता अरेंज करा रहा हूं, रामायण अरेंज करा रहा हूं, जागरण अरेंज करा रहा हूं, तो उस जागरण के पैसे पे मुझ पर कोई जीएसटी लगाने वाला नहीं है। भगवान का नाम ले रहा हूं और जीएसटी ना जी ना। दूसरी बात सर जी कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट, अगेन वही 12AA 12AB 103 103BB जो इनकम टैक्स में रजिस्टर्ड है, बोले तो मेरे लिए चैरिटेबल ट्रस्ट, अगर वो कोई भी रेंटिंग प्लेस दे रहा है रिलीजियस का, जैसे कि माता वैष्णो देवी ट्रस्ट, अगर माता वैष्णो देवी अगर आप कभी गए हो तो जब वैष्णो देवी माता जी की एंट्री शुरू होती है, मार्ग की जब एंट्री शुरू होती है, वहां के साइडों में दुकानें हैं, तो वो एरिया मंदिर का है, वो एरिया किसका है, मंदिर का। और उस मंदिर के एरिया में अगर आप रेंट पे दे रहे हो तो वो रेंट पे जो भी ट्रस्ट दे रहा है उसका जो रेंटल इनकम है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड कि रूम रेंट जो अगर रूम पे दिया जा रहा है तो 1000 से ज्यादा नहीं है, हॉल रेंट पे दिया जा रहा है, जैसे आप देखोगे कालका जी मंदिर के नीचे हॉल दिया जाता है, जागरण वगैरह कराना हो तो करा लो सर जी, उस हॉल का रेंट पर 10,000 रुपए पर डे से नहीं होना चाहिए ज्यादा, या शॉप का रेंट 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब पॉइंट ये 10,000 क्या 10,000 तक भी नहीं होना चाहिए। मतलब अगर रूम रेंट है तो 1000 से कम, होटल का हॉल का रेंट है तो 10,000 पर डे से कम, और अगर शॉप ले रहा हूं तो शॉप का रेंट 10,000 पर मंथ से कम होना चाहिए तो एग्जेम्पशन मिल जाएगी। लेकिन 10,000 या 10,000 से ज्यादा हुई, मेरे बच्चे ध्यान दो ना, हाँ जी गलती करोगे, 10,000 या 10,000 से ज्यादा हुई टैक्स लग जाएगा सर जी, क्लियर है। तो इसका मतलब कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट चैरिटेबल एक्टिविटी करेगा एग्जेम्प्ट, कोई भी पर्सन रिलीजियस सेरेमनी कराएगा उसका पैसा लेगा एग्जेम्प्ट, कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट रेंटिंग करेगा, अगर कोई भी प्लेस जो आपके रिलीजियस प्लेस के अंदर आ रहा है तो उसका रेंट 1000 या 10,000 से कम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वरना टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर यात्रा हज कमेटी या कुमायूं मंडल विकास निगम कमेटी कोई हज यात्रा या मानसरोवर यात्रा करा रही है और आपके से पैसा ले रही है तो एग्जेम्प्ट कर देंगे। ट्रेनिंग हो रही है, कोई भी इंडिविजुअल ट्रेनिंग करा रहा है किसका, आर्ट का या कल्चर का, कोई भी आर्ट प्रोग्राम सिखा रहा है या कल्चर सिखा रहा है, कोई पेंटिंग वेंटिंग डांस वगैरह सिखा रहा है, कल्चरल डांस वगैरह सिखा रहा है इंडिविजुअल और उसकी ट्रेनिंग दे रहा है तो उसकी ट्रेनिंग पे जीएसटी लगेगा। पर इसमें चैरिटेबल ट्रस्ट का लेना देना क्या है भैया, आर्ट और कल्चर में ट्रेनिंग में कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर स्पोर्ट्स की बात करें, किसकी बात करें मेरे बच्चे, स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स इंडिविजुअली नहीं, चैरिटेबल ट्रस्ट अगर करेगा तो उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। मतलब इंडिविजुअल को एग्जेम्पशन कब है, आर्ट और कल्चर पे, और चैरिटेबल ट्रस्ट को ट्रेनिंग के एग्जेम्पशन कब है, जब वो स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दे रहा है। तो कोई भी ट्रस्ट अगर स्पोर्ट्स सिखा रहा है, क्रिकेट एकेडमी है या फुटबॉल एकेडमी है, तो उसकी ट्रेनिंग पर जो भी फीस चार्ज की जा रही है उस पर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। मतलब 4 चीजें चैरिटेबल ट्रस्ट में बाहर है बेटा। कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट जो 12AA में चैरिटेबल एक्टिविटी कर रहा है एग्जेम्प्ट, दूसरा रिलीजियस सेरेमनी करा रहा है एग्जेम्प्ट, वो चैरिटेबल ट्रस्ट रेंटिंग प्लेस दे रहा है जिसका रेंट 1000 से कम है या 10,000 रुपए पर डे से कम है किसी भी पर्पस के लिए, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट मेरे बच्चे, तीसरा क्या है, कुमायूं मंडल विकास निगम जो भी कमेटी है या हज कमेटी है वो आपकी जो यात्रा करा रही है, मानसरोवर यात्रा है, हज यात्रा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। और चौथा, आर्ट या कल्चर की ट्रेनिंग अगर इंडिविजुअली दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है, और स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग अगर कोई चैरिटेबल ट्रस्ट दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है। दैट मींस जीएसटी में उसकी बात नहीं होने वाली। खत्म हो गया सर जी चैरिटेबल एक्टिविटीज, क्लियर है। दिस इज द मोस्ट सिंपल तरीका और हम लोग रिवाइज करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। नाउ दूसरा पॉइंट, द अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। मुझे जाना है सर जी, मुझे जाना है एक जगह से दूसरी जगह, तो अगर मैं जाना चाहता हूं तो मेरे जाने के क्या क्या रास्ते हैं सर। सबसे पहला रास्ता है बाय एयर, ओहो हो, हवाई जहाज में बैठ के जाऊंगा। दूसरा पानी के थ्रू वेसल्स में बैठ के जाऊंगा। तीसरा बाय रोड, बाय रोड में 2 आ गए, एक ट्रेन और एक बस, ट्रेन और बस, क्लियर है। तो मैंने चारों को डिवाइड कर दिया और बड़े ध्यान सुनना, अगर ट्रेन से नहीं एयर से जा रहा हूं, बाय एयर भैया एरोप्लेन में बैठ के जाऊंगा, मैं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हूं और एरोप्लेन से जाऊंगा तो उस एरोप्लेन की टिकट पे जीएसटी लगेगा। अगर वो एरोप्लेन टर्मिनेटिंग और एम्बार्किंग, अराइवल या डिपार्चर, मतलब पॉइंट इज सर कहीं से उड़ रहा है, उड़ान भर रहा है या फिर कहीं पे पहुंच रहा है, बात समझो, कहीं अराइव हो रहा है या कहीं से डिपार्ट हो रहा है, किसी भी इन स्टेट के किसी भी एयरपोर्ट से, तो उस स्टेट के इकोनॉमिक क्लास पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ऑफ कोर्स जो भी बिजनेस क्लास है उस पर टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब सर अगर आपका एयरपोर्ट सिक्किम में है, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मिजोरम में, नागालैंड, त्रिपुरा, बोलो तो एमएमटी तो है ही, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, बागडोगरा में भी है, तो आपका इन किसी भी स्टेट में जो भी एयरपोर्ट है वहां से अगर आप उड़ान भर रहे हो या आपका एयरपोर्ट वहां उतर रहा है तो आपके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड टिकट इकोनॉमिक क्लास का होना चाहिए, अदरवाइज आप टैक्सेबल हो जाओगे। आपका अगर एयरपोर्ट कोई भी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट के अंतर्गत आ रहा है, मतलब फॉर एग्जाम्पल स्पाइस जेट वाला हो, गवर्नमेंट ने बोला था भैया हम आम आदमी को भी चाहते हैं वो भी उड़े, वो भी तो देखे आसमान कैसे
कैसा होता है अंदर से, क्लियर है। हम चाहते हैं कि हर कोई बंदा एयरपोर्ट की टिकट अफोर्डेबल कर पाए, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब स्पाइस जेट की टिकट 5,000 रुपए की किसी जगह की, गवर्नमेंट कह रही नहीं सर आप ये 2,000 में दो, तो स्पाइस जेट कह रही क्यों दूंगी, तो गवर्नमेंट कह रही भैया आप इन्हें 2,000 में दो और बचने का जो 3,000 का जो गैप है वो गैप फंडिंग हम करेंगे, दैट इज गवर्नमेंट कह रही हम देंगे पैसा, हम चाहते हैं हमारा आम आदमी उड़े, हमारा आम आदमी भी सफर करे बाय एयर। तो पॉइंट ये है कि स्पाइस जेट सर्विस दे रही है, लेकिन पॉइंट ये है कि गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है कि हम उन्हें सस्ते में उनके लोगों को उड़ा रहे हैं और बदले में गैप फंडिंग जो हमारा कमी आ रही है 3,000 रुपए जो हम सस्ता चार्ज कर रहे हैं वो गैप फंडिंग गवर्नमेंट करेगी। तो क्या उस गैप फंडिंग पे कोई जीएसटी लगेगा? द आंसर इज नो। सर जो 2,000 का टिकट है उस पे जीएसटी लगेगा? लग जाएगा, बिल्कुल लग जाएगा, वो इन स्टेट में नहीं है और इकोनॉमिक क्लास में नहीं है। लेकिन क्या वो जो गवर्नमेंट फंडिंग कर रही है उस पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड उसे 3 साल से ज्यादा ना हुए हों। अगर 3 साल से ज्यादा हो गए आपको आरसीएस में मजे लेते हुए तो आपको फिर टैक्स देना पड़ेगा। ओके सर जी। वेसल्स की बात करते हैं। वेसल्स में दो आते हैं, एक इनलैंड वाटरवेज और एक वेसल्स नॉर्मल। इनलैंड वाटरवेज वो आता है जो विद इन स्टेट चल रहा होता है। गोवा के अंदर आप वेसल से एक जगह से दूसरी जगह घूम रहे हो, अंडमान निकोबार में घूम रहे हो, मुंबई में घूम रहे हो, तो सर अगर वो जो विद इन स्टेट एक जगह से उसकी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में आपको ट्रैवलिंग के लिए यूज किया जा रहा है उस पर पूरी तरीके से जीएसटी एग्जेम्प्ट है, मतलब इनलैंड वाटरवेज को आपके ऊपर कोई जीएसटी लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे हो, जगह जगह घूम रहे हो, ठीक है, तो वहां देखा जाएगा क्या वो जो घूमने जा रहे हो क्या वो कोई क्रूज है जिसका मेन पर्पस ही घुमाने ले जा रहा है आपको, दिल्ली मुंबई से केरला घुमाने ले जा रहा है, मुंबई से गोवा घुमाने ले जा रहा है, आप बैठ के घूमी कर रहे हो, तो अगर घूमी करोगे मजे लोगे तो आपके ऊपर टैक्स हो जाएगा। लेकिन अगर वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरह यूज हो रहा है, वो मुंबई से केरला नॉर्मली जाता है, आप घूमने जाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बट उनका रूट है वो इस टाइम से यहां निकलते हैं और वहां से वापस आ जाते हैं, तो वो अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रूप में चला रहे हैं तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब इनलैंड वाटरवेज किसी भी पर्पस में ऑलवेज एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर वेसल्स है तो सर जी वो जो भी आपका पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज हो रहा है वो एग्जेम्प्ट है, अदरवाइज टैक्सेबल हो जाएगा। सर जी ट्रेन का सीधा सीधा हिसाब क्लास है, एसी और फर्स्ट क्लास टैक्सेबल है, उसके अलावा एग्जेम्प्ट है, क्योंकि ट्रेन तो भैया आपका नॉर्मल है, तो एसी वाला मजे लेके जाओगे अमीर आदमी, सर जी टैक्स भर दो। और अगर आप स्लीपर में जा रहे हो, जनरल में जा रहे हो, एग्जेम्प्ट है। बस दो तरीके की होती है, एक होती है स्टेज कैरिज और एक होती है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज। रिवाइज करना बस बेटा, स्टेज कैरिज होती है जो रुक रुक के चलती है, रुक रुक के मतलब सर जी जिसके स्टॉपेज हैं, ठीक है, जो स्टॉपेज है, मतलब जैसे मैं अगर विद इन दिल्ली बात करूं तो दिल्ली में जो डीटीसी चलती हैं, रेड बस, ब्लू बस, ब्लू नहीं सॉरी ग्रीन हो गई, ऑरेंज हो गई, तो ये बस का क्या है, ये जब मान लो ये कहां से जा रही है, मान लो क्या नाम लो आईटीओ से लक्ष्मी नगर जा रही है, वैसे तो बहुत छोटा रूट हो गया, ठीक है, मान लो सरिता विहार से लक्ष्मी नगर जा रही है, तो बीच में जितने भी स्टॉपेज आएंगे वो रुकते जाएंगे, अब सवारी वहां पे चढ़ेगी उतरेगी अपनी मर्जी से, जिसको जहां तक जाना है उतना रूट यूज करो, बात खत्म, क्लियर है। तो वो एक स्टेज कैरिज हो गई, नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन एक होती है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज। कॉन्ट्रैक्ट कैरिज क्या है कि भैया वो यहां से चलेगी और सीधा अपने स्टॉपेज पे रुकेगी, बीच में कोई स्टॉप नहीं लेगी, मतलब मान लो दिल्ली से चलेगी और ऋषिकेश उतरेगी, दिल्ली से चलेगी मनाली उठेगी, दिल्ली से चलेगी कहीं और रुकेगी, मतलब दैट इज उसका कॉन्ट्रैक्ट कैरिज है कि भैया वो यहां से यहां तक का आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, उसके बीच में वो रुकेगी नहीं। जनरली वॉल्वो जो हो जाती है वो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज होती है, हरियाणा रोडवेज, उत्तराखंड रोडवेज, हिमाचल रोडवेज, ये सारी कौन सी होती है कॉन्ट्रैक्ट कैरिज। बट जो जनरली विद इन स्टेट चल रही होती है वो क्या होती है स्टेज कैरिज। तो स्टेज कैरिज में कोई पंगा नहीं है, एसी है टैक्सेबल हो जाएगा, नॉन एसी है एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैरिज में एसी तो ऑलवेज टैक्सेबल, एसी पे तो सर जी आपको टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन जो नॉन एसी है उसमें देखना पड़ेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैरिज टूरिज्म पर्पस ले जा रही है, बारात वाली बस है सर जी, घूमी कराने ले जा रही है आपको, वॉल्वो वगैरह घूमने के पर्पस से ले जा रहे हो, सर जी टैक्सेबल हो जाएगी। लेकिन अगर वो एज अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज होती है कि भैया हम तो दिल्ली से ऋषिकेश जाते हैं, अब लोग घूमने भी जाते हैं इसमें बैठ के, लोग काम से भी जाते हैं, हमारा तो रूट है, हमारा तो सर जी रूट है, मतलब नॉर्मल रूट के थ्रू जा रही है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी। मतलब अगर मैं शॉर्ट में समरी बोलूं तो एसी सारी टैक्सेबल है, घूमने वाली सारी टैक्सेबल है, जो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट और नॉन एसी है वो एग्जेम्प्ट है, क्लियर है। नॉर्मल कह रहा है, बाकी मेट्रो मोनोरेल ट्रमवे जो है या मीटर्ड कैब है, जो हमारी लाइफ लाइन है, मेट्रो मोनोरेल ट्रमवे मीटर्ड कैब या ऑटो रिक्शा, वो सब एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, उन पे कोई भी टिकट पे जीएसटी नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड वो ई रिक्शा या रेडियो टैक्सी नहीं होने चाहिए, सॉरी रेडियो टैक्सी नहीं होनी चाहिए। रेडियो टैक्सी का मतलब जिनमें जीपीएस सिस्टम लगा हुआ है, ओला उबर वगैरह, ठीक है, ई रिक्शा जो भी हैं आपके जितने भी हैं, रैपिडो वगैरह, जिनमें रेडियो टैक्सी मतलब जिनमें जीपीएस लगा हुआ है कि भैया ये इस जगह से दूसरी जगह जाएंगे, दैट्स इट, क्लियर है। सर अगर आपने कोई भी बस, स्टेज कैरिज वगैरह, मीटर्ड कैब, रेडियो वगैरह करी है, टैक्सेबल हो जाएगी अगर वो किसी ई कॉमर्स थ्रू है, मतलब अगर आपने मेक माई ट्रिप से बुक किया है, आपने
रेड बस से बुक किया है, आपने गो आईबीओबीओ से बुक किया है, वट एवर किसी भी ई कॉमर्स ऑपरेटर से अगर आपने बस वगैरह बुक करी, कैब वगैरह बुक करी, रिक्शा वगैरह बुक किया, तो वो आपकी टैक्सेबल हो जाएगी, दैट इज आप उसमें एग्जेम्पशन नहीं ले पाओगे। तो शॉर्ट में खत्म है पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। सर जी एयर में आपके कुछ स्टेट फिक्स हैं जिसमें इकोनॉमी क्लास एग्जेम्प्ट है, टैक्सेबल हो जाएगा बाकी क्लास, और उनके अलावा बाकी स्टेट से आप कहीं भी चाहो आपको 100% टैक्सेबल है। आरसीएस से अगर आप गवर्नमेंट गैप फंडिंग कर रही है एग्जेम्प्ट हो जाएगी, इनलैंड वाटरवे एग्जेम्प्ट है, बाकी वेसल्स रेलवे एसी क्लास और टूरिज्म पर्पज के लिए जा रहे हैं तो टैक्सेबल है, और अदरवाइज पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन एंड नॉन एसी है तो वो एग्जेम्प्ट है ऑफ कोर्स, तो वो एग्जेम्प्ट है, नॉन एसी है तो वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, लास्ट गुड ट्रांसपोर्ट सर्विस, इसी सीरीज में गुड्स ट्रांसपोर्ट सीरीज, मतलब अगर आप अब सर मुझे अपना अपने को नहीं पहुंचाना है, अब मुझे मेरा सामान पहुंचाना है दिल्ली से मुंबई, मेरे को सामान पहुंचाना है तो मेरे पास क्या क्या रास्ता है? सबसे पहला बाय रोड, बाय रोड में ऑफ कोर्स जीटीए भी आएगा, लेकिन बाय रोड में अगर आप कोरियर की बात करोगे तो टैक्सेबल है, इनके अलावा अगर आप बोलोगे तो एग्जेम्प्ट। इनके अलावा क्या हो सकता है? जीटीए और कोरियर के अलावा हो सकता है मान लो मुझे अपना सामान मुंबई पहुंचाना है पर मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है, बट एक दूसरा बंदा है जिसका सामान मुंबई जाना है और उसके पास अपना ट्रक है, तो मैंने कहा सर जी आप अपना ट्रक में सामान ले जा रहे हो, अगर आपके ट्रक में जमा है तो क्या थोड़ा सामान मेरा लोड हो जाएगा? उसने कहा हो जाएगा, वो जीटीए वाला नहीं है, वो अपना सामान ले जा रहा है, उसने कहा हो जाएगा सर पर आपको अलग से पैसा देना पड़ेगा, तो क्या जो मैं उसे फ्रेट पे करूंगा वो जीएसटी में टैक्सेबल होगा? अंतरी नो, एग्जेम्प्ट हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बाकी बात करूं इनके अलावा बाय वेसल्स इनलैंड वाटरवे ऑलवेज एग्जेम्प्ट है, लेकिन इनके अलावा इनलैंड वाटरवे के अलावा अगर आप कोई वेसल से सामान भेज रहे हो विद इन इंडिया, एक स्टेट से दूसरे स्टेट या एक प्लेस से दूसरी प्लेस, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आपका इनमें से कोई भी गुड्स है, इनमें से कोई भी गुड्स है, इन्हें स्पेसिफाइड गुड्स बोलेंगे और इनकी डिलीवरी एक जगह से दूसरी जगह चाहे बाय वेसल जाए, बाय रेल जाए या बाय जीटीए जाए, तीनों में ही एग्जेम्प्ट है। क्या क्या है बेटा देखना, रिलीफ मटेरियल, अगर कहीं पे कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, भूकंप सुनामी आ गया और वहां पे रिलीफ मटेरियल पहुंचाया जा रहा है बाय ट्रेन, बाय रेल, बाय जीटीए, तो दैट एग्जेम्प्ट है। डिफेंस एंड मिलिट्री इक्विपमेंट एग्जेम्प्ट है, न्यूज़पेपर मैगजीन एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वगैरह जो आपका मैंगो वगैरह जो भी आपके फल फ्रूट्स हैं वो एग्जेम्प्ट है, जितनी भी आपकी मिल्क सॉल्ट फूड ग्रेन, ठीक है, दाल चावल गेहूं, जो दाल चावल आटा ये एग्जेम्प्ट है, और जितने भी ऑर्गेनिक मैन्योर बोले तो खाद ये एग्जेम्प्ट है। मतलब बोला जाए तो ये 6 चीजें, बताओ क्या क्या? रिलीफ मटेरियल, डिफेंस, मैगजीन, ऑर्गेनिक मैन्योर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और मिल्क सॉल्ट और फूड ग्रेन, ये 6 की 6 चीजें अगर आपके पास कहीं भी जा रही हैं बाय इवन वेसल्स, बाय रेल और बाय जीटीए, तीनों में ही आपको एग्जेम्प्ट है, इनके फ्रेट पर 1 रुपए का भी जीएसटी नहीं लगेगा। और बस जीटीए की 2 बातें और हैं कि अगर वो कोई नॉन स्पेसिफाइड पर्सन को कोई सप्लाई कर रहे हैं और उनसे फ्रेट चार्ज कर रहे हैं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, ये ऑलरेडी हम आरसीएम में पढ़ चुके थे बेटा। नॉन स्पेसिफाइड बोले तो अदर देन स्पेसिफाइड, और स्पेसिफाइड बोले तो जितनी भी फैक्ट्री है, सोसाइटी है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, कंपनी है या कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन है, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है सर, वो हमारा स्पेसिफाइड है। तो इनके अलावा बचा कौन? इनके अलावा बचा सोल प्रोप्राइटर बोले तो इंडिविजुअल प्लस अनरजिस्टर्ड, मतलब जो भी इंडिविजुअल है और अनरजिस्टर्ड है तो वो हमारा नॉन स्पेसिफाइड है। तो अगर मैं किसी ऐसे बंदे का, मैं अगर जीटी हूं और मैं किसी ऐसे बंदे का सामान पहुंचा रहा हूं जो इंडिविजुअल और अनरजिस्टर्ड है तो उस पर खामा कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। उनके अलावा अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का, डिपार्टमेंट का सामान लेके जा रहा हूं, लोकल अथॉरिटी का या गवर्नमेंट एजेंसी का सामान लेके जा रहा हूं तो मेरे पे कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। मतलब देखा जाए तो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन में बाय रोड में कोरियर ऑलवेज टैक्सेबल है, वेसल्स में इनलैंड वाटरवे एग्जेम्प्ट, और ये 6 स्पेसिफाइड गुड्स चाहे बाय रेल जा रहे हैं, बाय वेसल जा रहे हैं, बाय जीटीए जा रहे हैं, एग्जेम्प्ट। जीटीए इनके अलावा नॉन स्पेसिफाइड को एग्जेम्प्ट है, जीटीए अगर गवर्नमेंट को दे रहा है सामान एग्जेम्प्ट है। मेरे बच्चे यहां तक क्लियर है या नहीं क्लियर है? जल्दी बोलो हाँ या ना। अब बेटा 3 चीजें कर चुके हैं, मेन 3 कवर कर चुके हैं बेटा। हमने ट्रांसपोर्टेशन कर लिया, हमने गुड्स कर लिया और हमने कर लिया है अपना सारा का सारा चैरिटेबल। देखो बड़ा आराम से, ठीक है, मैं कोई जल्दीबाजी नहीं कर रहा, बट आराम से करते जाओ। 10 मिनट 15 मिनट जो भी एक्स्ट्रा लगेगा, बट हम लोग ऑलमोस्ट सारे एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, ठीक है। और आपका करना क्या है, आपको क्या भी एग्जाम्पल्स पढ़ के बस खत्म कर दिए? नहीं, आप खुद से भी एक बार इस पीडीएफ को डाउनलोड करके रिवाइज करोगे और फिर क्वेश्चंस करोगे इसके स्टडी मैट से कि भैया ठीक हो। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं उसके स्टडी मैट के करा दूंगा, वरना मैं सोच रहा हूँ इसके बाद पेमेंट के रिलेटेड बड़े बड़े क्वेश्चंस उठा के काम करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमने मेन चैप्टर में एग्जाम्पशन कर लिया है, सब्जी हमने आईटीसी कर लिया है, हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, हमने सप्लाई वगैरह सारा कर लिया। तो अब जो मेन है ये चैप्टर करते जाएंगे, ठीक है। चलो अभी आगे चलो। सर्विस रिलेटेड टू, ये 3 एक साथ मैं कवर कर रहा हूँ, हेल्थ केयर सर्विस, लीगल सर्विस या रेंटिंग सर्विस। देखो हेल्थ केयर सर्विस में कह रहा है 3 लोग, कितने लोग हैं बेटा मेरे? 3। कहता है सर जी अगर कोई भी क्लीनिंग एस्टेब्लिशमेंट बोले तो हॉस्पिटल है,
कोई भी अथॉराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर है जो अपना डॉक्टर है, जो अपना क्लिनिक खोल के बैठा है, या कोई भी पैरामेडिक्स फार्मेसी वाले वगैरह, तो ये तीनों लोग आपका कोई भी सर्विस दे रहे हैं मेरे बच्चे, कोई भी सर्विस दे रहे हैं, हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विस, मतलब आपको केयर कर रहे हैं, आपकी काउंसलिंग कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, और जो भी आपसे पैसा चार्ज कर रहे हैं वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है। मतलब पेशेंट से अगर ये हॉस्पिटल, डॉक्टर या पैरामेडिक्स कुछ भी चार्ज कर रहा है, कुछ भी चार्ज कर रहा है, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, प्रोवाइडेड वो हेल्थ केयर सर्विस में आना चाहिए। हेल्थ केयर सर्विस बोले तो केयर एंड काउंसलिंग रिलेशन टू एनीथिंग, ठीक है, आपको किसी भी बीमारी से केयर किया जा रहा है या उसको ट्रीटमेंट किया जा रहा है या काउंसलिंग की जा रही है, वो सब यहाँ पे करो। पर प्रोवाइडेड अगर आप कोई प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हो या हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हो फॉर क्योर, नहीं केयर, मतलब क्योर मतलब अगर आपको दैट इज मान लो आपको एसिड अटैक के जैसे केसेस आते हैं, तो एसिड अटैक हो गया या कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया जिससे आपकी प्लास्टिक सर्जरी हो गई, तो वो फॉर क्योर हो रहा है, इट मींस वो अलाउ है। लेकिन अगर आप कह रहे हो नहीं मुझे बनना है सुंदर, मुझे क्या बनना है सुंदर, सजना है सजना के लिए, तो बताओ फिर उस केस में जो आपका हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है या आप कह रहे हो प्लास्टिक सर्जरी, वो एग्जेम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल होता है ना। तो पॉइंट इज आपको सारी बीमारी, मैं बोलूं तो यहाँ पे आप रीड करते रहना, जितने भी आपके आयुर्वेदा से लेके होम्योपैथिक से लेके एलोपैथिक से लेके जो भी ट्रीटमेंट है, सारे ट्रीटमेंट आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए जो किया जा रहा है, एग्जैक्टली सारी बीमारी वो यहाँ पर कवर है। तो कोई भी बीमारी का इलाज हो रहा है उसके लिए आपसे पैसा चार्ज किया रहा है, फुल्ली एग्जाम। इवन बेड चार्जेस वगैरह जो आपको फूडिंग वगैरह पे किया जा रहा है, वो सब कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। मान लो कोई हॉस्पिटल में आप एडमिट हो, तो एडमिट करने के बाद आपका जो बिल आएगा, वो बिल में सब कुछ होगा, बेड चार्जेस वगैरह, तो सब एग्जाम हो जाएंगे, क्योंकि वो कंपोजिट सप्लाई बन जाएगी, क्या बन जाएगी, कंपोजिट सप्लाई, और जिसमें मेन सप्लाई जो होगी वो ट्रीटमेंट होगी, हेल्थ केयर सर्विस। हाँ, बट वो कह रहा है अगर आपका कोई भी बिल आया जिसमें रूम रेंट 5,000 रुपए से ज्यादा है पर डे का, क्या बोला मैंने, 5,000 रुपए से ज्यादा अगर कोई भी हॉस्पिटल चार्ज कर रहा है, 5 स्टार होटल है क्या जो 5,000 रुपए से ज्यादा पर डे का चार्ज कर रहा है, तो वो एग्जाम नहीं होगा, उस हॉस्पिटल को टैक्स देना पड़ेगा, प्रोवाइडेड ये जो पैसा है, अगर ये आपने कोई आईसीयू, सीसीयू, आईसीसीयू, एनआईसी मतलब आईसीयू वगैरह का बेड चार्ज है तो वो अलाउ है, वरना नॉर्मल बेड चार्ज 5,000 से ज्यादा अलाउ नहीं है, टैक्सेबल हो जाए। कोई भी पर्सन, चाहे वो इन तीनों में से कोई है, हॉस्पिटल है, ऑथराइज मेडिकल प्रैक्टिशनर है, पैरामेडिक्स है, या मैं नॉर्मल, मेरा इन तीनों से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैंने कहा यार थोड़ा एम्बुलेंस का सर्विस देते हैं, हमारे यहाँ पे एम्बुलेंस नहीं आती है, मैंने एक एम्बुलेंस सर्विस दे दी, मैंने कहा भैया ठीक है, जब तक हॉस्पिटल वाली एम्बुलेंस आएगी मैं इमरजेंसी में अपनी एम्बुलेंस भेज दूंगा, लेकिन उसका नॉमिनल चार्ज दूंगा, तो वो चार्जेस पे कोई जीएसटी लगने वाला नहीं है। वेटरनरी क्लिनिक वगैरह जो हो गए आपके, बर्ड्स वगैरह एनिमल वगैरह के जो भी क्लिनिक हो गए, उन पर के भी कोई जीएसटी नहीं लगेगा। 3 लोग बाहर है यहाँ पे हेल्थ केयर में, खत्म, सिंपल सा। कोई भी आप हॉस्पिटल हो, डॉक्टर हो या पैरामेडिक्स हो, आपने जो भी हेल्थ केयर सर्विस दी इंक्लूडिंग बेड चार्जेस वगैरह, वो सब एग्जाम। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात ये कि अगर अटेंडेंट को कोई सर्विस दी गई है, अटेंडेंट को खाना दिया गया उसका पैसा, या अटेंडेंट को रहने के लिए कोई अलग से चार्जेस लिए गए तो उसका पैसा वो टैक्सेबल हो जाएगा, सिर्फ पेशेंट वाला बाहर है। दूसरा, लीगल सर्विस में यहाँ पे 3 लोग हैं, कह रहा कोई भी आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल्स जो आपकी लड़ाइयों को, डिस्प्यूट को सेटल करा रहे हैं, फैसला करवा रहे हैं, सर एडवोकेट, चाहे वो इंडिविजुअल है या फॉर्म ऑफ एडवोकेट है या सीनियर एडवोकेट, आपका सीनियर एडवोकेट एज 7 साल से ज्यादा हो गई, ठीक है, तो सर उस केस में आपका ये तीनों अगर किसी को भी सर्विस देने, किसी भी नॉन बिजनेस एंटिटी को सर्विस देने, कोई भी, चाहे वो आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल है, चाहे वो एडवोकेट है, चाहे वो आपके सीनियर एडवोकेट है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बिजनेस एंटिटी में 2 है, एक स्मॉल और एक लार्ज। मैं इसे स्मॉल और लार्ज ऐसे बोलूंगा कि अगर उसकी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर एग्जेम्पशन लिमिट बोले, याद है ना, वो रजिस्ट्रेशन में 10 लाख और 20 लाख से कम है, एमएमटी वाली 10 लाख, बाकी स्टेट 20 लाख सर्विस के केस में, तो उसे एग्जाम कर देंगे, मतलब उस पर कोई टैक्स लगाएगा सिंपल। लेकिन अगर उससे ज्यादा हो रही है तो टैक्सेबल हो जाएगा अंडर आरसी, मतलब बिजनेस एंटिटी को टैक्स देना पड़ेगा। मतलब अगर मैंने एडवोकेट ने कोई सर्विस दी है या आर्बिट्रेट ट्रिब्यूनल कोई सर्विस दे रहा है या कोई भी सीनियर एडवोकेट सर्विस दे रहा है किसी नॉन बिजनेस एंटिटी को, उससे पैसा चार्ज कर रहा है, कोई टैक्स नहीं लगेगा। छोटी बिजनेस एंटिटी को कोई टैक्स पैसा नहीं लगेगा, बड़ी बिजनेस एंटिटी को पैसा लगेगा और उससे कोई भी टैक्स कौन देगा, बड़ी बिजनेस एंटिटी देगी। गवर्नमेंट को अगर आप सर्विस दे रहे हो, ये कोई भी सर्विस दे रहा है, ये 3 लोग, तो इन पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बट एडवोकेट एक दूसरे एडवोकेट को देंगे, अगर कोई एडवोकेट, इंडिविजुअल एडवोकेट दूसरे इंडिविजुअल एडवोकेट या कोई फर्म दूसरी फर्म को या वाइस वर्सा, व्हाटएवर कुछ भी हो रहा है, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बस प्रोवाइडेड सीनियर एडवोकेट नहीं होना चाहिए। अगर सीनियर एडवोकेट किसी दूसरे एडवोकेट या फर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देगा और उसका पैसा चार्ज कर रहा है तो वो टैक्सेबल होता है। थोड़ा ध्यान रखना, क्या बोला मैंने, कोई भी सीनियर एडवोकेट अगर दूसरे एडवोकेट को या फॉर्म ऑफ एडवोकेट को सर्विस देगा तो टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा सीनियर एडवोकेट को छोड़ के कोई भी फॉर्म ऑफ एडवोकेट या एडवोकेट आपस में एक दूसरे के साथ सर्विस ट्रांसफर कर रहे हैं और पैसा चार्ज कर रहे हैं तो उसका कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। रेंटिंग, अगर आप कोई भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग, मतलब वैसे रेंट सारा बाहर है, सारा टैक्सेबल है, लेकिन अगर आप अपनी कोई भी रहने वाला घर, रेजिडेंशियल ड्वेलिंग मतलब कोई घर दे रहे हो रहने के लिए,
किसी भी रजिस्टर्ड या अनरजिस्टर्ड, आप कोई भी, उससे फर्क नहीं पड़ रहा, मैं चाहे रजिस्टर्ड हूँ या अनरजिस्टर्ड, मैंने अपना घर रेंट पे दिया रहने के लिए, ठीक है, किसको, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दिया है, ठीक है, तो उसे मुझे टैक्सेबल अंडर आरसीएम हो जाएगा। मतलब अगर मैंने किसी भी बिजनेस वाले को दिया है, चाहे वो कंपनी को दिया है, चाहे वो पार्टनरशिप को दिया है, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर को दिया, अगर वो बिजनेस जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो टैक्सेबल हो जाएगा और उसे टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि मेरा इंपॉर्टेंट रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब आपके ऊपर टैक्स लग जाएगा। प्रोवाइडेड ये कि अगर मैंने सामने वाले को टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन को दिया, तो प्रोवाइडेड वो पर्सन अगर सोल प्रोप्राइटर है, ऑफकोर्स रजिस्टर्ड है, तो अकेला है, क्या करेगा, और वो अपने रहने के लिए ले रहा है, तो वो एग्जाम्पल होगा। मान लो सर होता क्या, जैसे मैं अपना घर हूँ और कंपनी ने मेरे को कॉन्टेक्ट करा है कि हमारे एम्प्लॉय आपके घर में रहना चाहते हैं, तो आप हमें अपना घर दे दो रेंट पे और बदले में आप हमसे चार्ज ले लो, तो वो जो कंपनी मुझे पैसा पे करेगी उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा कंपनी को अंडर द आरसीएम, ठीक है ना, दैट इज रजिस्टर्ड है कंपनी, ऑफकोर्स कंपनी रजिस्टर्ड है, और मैं सर अपना रेंट दे रहा हूँ रेजिडेंशियल रेंट, भले ही मैं ऑफकोर्स कंपनी नहीं दे रहा, कंपनी के एम्प्लॉय दे रहा हूँ, पर कंपनी को उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ऐसी पार्टनरशिप अपने पार्टनर के लिए ले रही है, वट। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कोई सोल प्रोप्राइटर है, ठीक है, कोई भी सोल प्रोप्राइटर, वो तो अकेला है ना, अब अकेला वो अपने रहने के लिए ले रहा है, तो उस पर एग्जाम्प्ट नहीं है, उस पर टैक्सेबल नहीं है, वो एग्जाम्प्ट है, वो एग्जाम्प्ट है, क्लियर है। अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है, रेजिडेंशियल पर्सन पे एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और अगर कमर्शियल पर्पस के लिए तो वो टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है, कमर्शियल पर्पस के लिए टैक्सेबल। तो खत्म हो गई यहाँ पे तीनों सर्विस, सर जी हेल्थ केयर सर्विस बाहर, लीगल सर्विस बाहर, रेंटिंग बाहर। आगे चलते हैं मेरे बच्चे, अब आगे कंस्ट्रक्शन, छोटी सी कंस्ट्रक्शन सर्विस, 3 कंस्ट्रक्शन है। अगर आपने प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट करा, मेरे बच्चे प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट मतलब 100% लेबर ऐसा मटेरियल का कोई भी काम नहीं होगा। मैंने कहा कि भैया हाउसिंग फॉर ऑल या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत किसी भी तरीके का कंस्ट्रक्शन का कोई भी काम है, नया पुराना कुछ भी है, रिपेयर मेंटेनेंस कुछ भी है, जिसमें पूरा लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने कहा भैया मटेरियल आप दोगे, लेबर मैं दूंगा, क्लियर है, मैं लेबर लगूंगा और मुझे लेबर का पैसा चाहिए, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उस लेबर चार्जेस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। सर जी अगर कोई इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी, ठीक है, बीएससीएस वगैरह जो है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, वो किसी एग्रीकल्चर को, किसी फार्मर को एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है, ट्यूबवेल के लिए लाइट पहुंचा रहे, नेटवर्क पहुंचा रहे कि भैया उनके खेतों में ट्यूबवेल लगना है, तो उसके लिए लाइट उनके खेतों तक पहुंचाना, और उसके लिए वो उनसे पैसा चार्ज कर रहे हैं, उस पर भी कोई जीएसटी नहीं लगेगी। मतलब अगर मैं फार्मर हूँ और मुझे अपने खेतों में लाइट पहुंचानी है क्योंकि ट्यूबवेल की सप्लाई नहीं हो रही, तो उसके लिए मैं जाऊंगा वहां पे इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन पे कि भैया मेरे खंबे लगा दो, मेरे खेतों तक खंबे लगवा दो ताकि मेरे खेतों में लाइट आ जाए, तो उसके लिए जो वो खंबों का पैसा लेंगे उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगेगी। ऐसे प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन ऑफ ओरिजिनल, बेटा इस बार ऑल नहीं है, इस बार ओरिजिनल मतलब हाईलाइट करो सर, यहाँ पे ऑल है और यहाँ पे ओरिजिनल है, ओरिजिनल मतलब नया काम हो रहा है, पुराना नहीं, नया, कोई नया, जब बिल्डिंग नई बन रही है, फ्लोर नया बना रहे हो, वट जो भी नया काम बना रहे हो, 100% लेबर कॉन्ट्रैक्ट है अपने रहने के लिए, सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट, मतलब आप कोई फ्लैट नहीं बना रहे हो, आप कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे हो, आप अपने लिए घर बना रहे हो, अपने लिए कोठी बना रहे हो जिसमें आप रहोगे, आप ये किसी और को नहीं दे सकते। मतलब पॉइंट है इसमें दो फैमिली अपना डिवाइड करके नहीं रह सकते। मान लो फ्लैट का क्या होता है, फ्लोर वाइज बिकेगा ना, तो वो मल्टीपल होगा, ठीक है, लेकिन घर मेरा होगा, अगर मैं किसी को बेचूंगा तो पूरा बेचूंगा, ऐसा नहीं कि एक रूम तू ले ले एक रूम मेरा, नहीं ऐसा नहीं होता। तो पॉइंट इज वो एग्जांपल है। क्लियर। 3 कंस्ट्रक्शन बाहर है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, किसी भी तरीके का प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर बाहर, अगर कोई फार्मर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करने के लिए भैया ट्यूबवेल चाहिए और ट्यूबवेल के लिए लाइट चाहिए, तो उसके लिए जो भी पैसा दिया जाएगा जीएसटी से बाहर। और तीसरा, अगर मैं अपना घर बनवा रहा हूँ, अपना घर कोठी कुछ भी बनवा रहा हूँ, पर्सनल सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट है, और उसके लिए मैं किसी से लेबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि भैया लेबर जी आप लेबर सप्लाई कर दो, मटेरियल मेरा, तो वो लेबर 100% लेबर पे कोई भी जीएसटी नहीं लगने वाला। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जीएसटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सर्विसेज। मेरे बच्चे था इसका इंतजार, जल्दी देखो गवर्नमेंट का क्या है। गवर्नमेंट का सीधा पंगा है बेटा, ध्यान सुनना। गवर्नमेंट कहती है सबसे, इसमें दो है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट और सर्विस प्रोवाइडेड टू गवर्नमेंट। पहले टू की बात पढ़ते हैं, छोटी सी टू है और बाय बहुत ज्यादा है। टू में क्या है कि अगर आपने गवर्नमेंट को कोई भी कंस्ट्रक्शन सर्विस दी है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, यूनियन, पहले तो याद रखना गवर्नमेंट का मतलब ये 4 चीजें, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी, इन चारों का अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहे हो कि ठीक है पंचायत से रिलेटेड काम है या म्युनिसिपैलिटी का कोई भी काम है, ठीक है, तो उस कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में अगर 100% लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब मैं लेबर सप्लाई कर रहा हूँ गवर्नमेंट को कि ठीक है भैया आप मेरे से गवर्नमेंट को, इस बार मैं गवर्नमेंट को सर्विस दे रहा हूँ कि गवर्नमेंट जी आपके लिए मैं काम कर दूंगा, लो जी पंचायत का ये लो आपका बराबर बना दूंगा, या फिर आपकी पंचायत का पंचायत हाउस बना दूंगा, या म्युनिसिपैलिटी का रोड बना दूंगा, सफाई करा दूंगा, जो भी कराना है करा दूंगा, क्लियर। और उसके लिए आप मुझे मटेरियल आप लेके आओ, लेबर मेरी 100% लेबर मैं सप्लाई करूंगा, तो उसका पूरा का पूरा पैसे पे कोई जीएसटी लगने वाला नहीं है। लेकिन अगर मैंने कहा ठीक है मटेरियल लेबर मेरा, ठीक है मटेरियल लेबर मेरा,
लेकिन उसमें मटेरियल लगा सिर्फ 25% है टोटल का, मतलब 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन उसमें 2.5 लाख तक मटेरियल लगेगा, बाकी सारा मेजर पोर्शन लेबर है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन अगर 2.5 लाख से ऊपर गया तो वो टैक्सेबल है। मतलब इस पे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था इस बार कि सर जी आपका जो भी आप म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत को कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह को रिलेटेड, तो उस केस में लेबर कॉन्ट्रैक्ट है प्योर 100% मिक्स है तो 25% तक मटेरियल अलाउ है, उससे ज्यादा अलाउ नहीं। दूसरी बात, अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो फेयर प्राइस शॉप, मतलब गवर्नमेंट को कह रहे हो कि सर जी हम आपके यहाँ पे राशन की दुकान चलाएंगे और आपके यहाँ पे जो बीपीएल है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उनको हम राशन सप्लाई करेंगे इन सस्ते दामों में, ठीक है, कैरोसिन ऑयल वगैरह राशन वगैरह सस्ता करेंगे, सस्ते दामों में सप्लाई करेंगे तो गवर्नमेंट हमें सस्तों में देगी पैसा और हम वो सस्ते सामान देगी, राइस वगैरह देगी गवर्नमेंट, और वो 2 रुपए 3 रुपए पर किलो हम उन गरीब लोगों को बांट देंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट के ब्याह पे ये काम करेगा, फ्री में करूंगा नहीं, गवर्नमेंट से बदले में या तो मैं कमीशन चार्ज करूंगा या गवर्नमेंट देगी 2 रुपए का, ठीक है, मैं उसे बेचूंगा 1.5, मतलब दैट इज गवर्नमेंट 2 रुपए देंगी लेकिन मैं गवर्नमेंट को जो पे करूंगा वो करूंगा 1.5 रुपए, ठीक है, 50 पैसे मेरा कमीशन, क्लियर। तो पॉइंट इज मार्जिन या कमीशन जो भी चार्ज कर रहा हूँ कि मैं आपके ब्याह पे ये राशन सप्लाई करूंगा तो एग्जेम्प्ट हो जाए, ठीक है। कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, थोड़ा पैसे सीधे करें, कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कर रहे हो, ठीक है, कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो विद गवर्नमेंट जिसमें 100% प्रीमियम, मेरे बच्चे बस हाईलाइट करो, 100% प्रीमियम कौन पे कर रहा है, प्रीमियम पे कर रहा है गवर्नमेंट, एग्जेम्प्ट। कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम अगर आप गवर्नमेंट के ब्याह पे कर रहे हो, ठीक है, किसी पर्सन कर रहे हो जिसका 100 नहीं 75% खर्चा कौन बेयर कर रहा है, गवर्नमेंट, तो वो भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब सीधी बात है, 4 पॉइंट है कि गवर्नमेंट को अगर मैं कंस्ट्रक्शन सर्विस दे रहा हूँ, प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, बाहर मिक्स है, 25% मटेरियल एग्जेम्प्ट। दूसरा, अगर राशन की दुकान चला रहा हूँ गवर्नमेंट के ब्याह पे तो उसका कमीशन वगैरह मार्जिन एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इंश्योरेंस दे रहा हूँ गवर्नमेंट के ब्याह पे किसी को जिसमें प्रीमियम गवर्नमेंट भर रही है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। कोई ट्रेनिंग करा रहा हूँ किसी को जिसका खर्चा गवर्नमेंट उठा रही है 75% तक, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो बस ये 4 सर्विस में अब गवर्नमेंट देगी सर्विस। गवर्नमेंट क्या बोल रही है, गवर्नमेंट कह रही है सर जी कोई भी पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी रिलेटेड गवर्नमेंट कोई भी काम करेगी और उसके बदले किसी से भी पैसा चार्ज करेगी, कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देगी, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट गवर्नमेंट सर्विस देगी, कोई भी सर्विस देगी एक्सेप्ट, ठीक है, एक्सेप्ट ये 3 छोड़ के, बल्कि यहाँ पे एक्सेप्ट क्या ये 3 छोड़ के, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, सर्विस इन रिलेशन टू द एयरक्राफ्ट वेसल्स, या स्पेसिफाइड गवर्नमेंट ने कोई भी ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी है, पैसेंजर की सर्विस दी है, सर ये स्पेसिफाइड सर्विस होती है, इनको ऑलवेज टैक्सेबल किया जाएगा, ठीक है, और गवर्नमेंट इस पर खुद टैक्स भरेगी, इवन आरसीएम में भी ये भारतीय। इनके अलावा मेरे बच्चे गवर्नमेंट कोई भी सर्विस देती है किसी भी नॉन बिजनेस एंटिटी को एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बिजनेस एंटिटी छोटी याद है 10 लाख 20 लाख तक की टर्नओवर एग्जेम्प्ट हो जाएगा। बड़ी बिजनेस एंटिटी है तो उसकी वैल्यू जो सर्विस ली जा रही है वो 5000 तक है, अगर वो कंटिन्यूस है तो 5000 इन फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, 5000 से ज्यादा नहीं है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, और अगर 5000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल है, ठीक है। तो पॉइंट इज सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट इन 3 सर्विसेज को छोड़ के बाकी कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट देगी किसी भी नॉन बिजनेस एंटिटी को एग्जेम्प्ट, बिजनेस एंटिटी छोटी वाली एग्जेम्प्ट, बड़ी वाली को 5000 तक की वैल्यू एग्जेम्प्ट, उसके ऊपर वैल्यू है तो टैक्सेबल हो जाएगी। गवर्नमेंट अगर कोई भी दूसरी गवर्नमेंट को सर्विस देगी एग्जेम्प्ट हो जाएगी। गवर्नमेंट एंटिटी, कोई गवर्नमेंट एंटिटी गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है, ठीक है, गवर्नमेंट को सर्विस दे रही है और गवर्नमेंट उसके बदले उन्हें ग्रांट दे रही है। गवर्नमेंट मतलब बेसिकली गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब आप हमारे ब्याह पे ये वाला काम कर दो, ठीक है, आप हमें ये वाला काम करके दे दो और हम बदले में आपको ग्रांट दे देंगे, हम आपको क्या देंगे, ग्रांट। तो उस ग्रांट पे कोई जीएसटी लगने वाला नहीं है। कोई ओल्ड एज होम है जिसे सेटअप किया है किसने, या तो चैरिटेबल ट्रस्ट ने, यहाँ पे लिखा नहीं मैंने, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, या तो सेटअप बाय या तो चैरिटेबल ट्रस्ट, चैरिटेबल ट्रस्ट कौन सा वाला, वही सेक्शन 12 वाला, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, इनमें से कोई भी आपने सर ये जो सेटअप किया है, इस सेटअप ओल्ड एज होम में किसको दे रहे हो, ये ओल्ड एज फैसिलिटी दे रहे हो रेजिडेंट पर्सन को, जो इंडिया का रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पे टैक्सेबल हो जाएगा, और उसकी एज अगर 60 साल से ज्यादा है, मतलब भैया बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापे की सर्विसेज अगर आप किसी को दे रहे हो, उसको रख रहे हो, खाना वाना दे रहे हो, तो ओल्ड एज अगर आपने होम खोला हुआ है तो उसकी सर्विसेज एग्जेम्प्ट हो जाएंगी, प्रोवाइडेड अगर आप उससे पैसा चार्ज कर रहे हो, कितना, 25,000 रुपए पर मेंबर पर मंथ इंक्लूडिंग ऑल एक्सपेंस, सब कुछ मिला के अगर 25,000 से ज्यादा चार्ज नहीं कर रहे हो पर महीने पर मेंबर तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन उससे ज्यादा कर रहे हो, अरे आप 5% होटल फैसिलिटी दे रहे हो क्या, तो अगर आप उससे ज्यादा चार्ज कर रहे हो तो टैक्सेबल हो। गवर्नमेंट अगर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की सर्विस देखा जाए तो हमने पहले बात करा था कि ये ऑलवेज टैक्सेबल होगी, लेकिन अगर उसका वेट 10 ग्राम या उससे कम है तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, 10 ग्राम से ज्यादा है तो टैक्सेबल हो जाएगा, या स्कूप कर दिया तो टैक्सेबल हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्विस दे रही है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग को या किसी भी पब्लिक स्टेट अंडरटेकिंग को, क्या कि वो बैंक से लोन ले रहे हैं, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन दे रहे हैं और गवर्नमेंट उन्हें क्या दे रही है, गारंटी, और बदले में गवर्नमेंट उनसे क्या ले रही है, गारंटी कमीशन।
तो जो गारंटी कमीशन चार्ज किया जा रहा है उस गारंटी कमीशन पे कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। ठीक है, गवर्नमेंट ये 4 सर्विसेज दे रही है। क्या क्या? वो किसी रजिस्ट्रेशन करा रही है, लॉ में कोई भी लॉ है उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को जीएसटी से बाहर। कोई भी टेस्टिंग वगैरह हो रही है खाने पीने के सामान में या कोई लाइसेंस वगैरह दिया जा रहा है तो उसके ऊपर कोई जीएसटी लगेगा। गवर्नमेंट कोई भी पेनल्टी या फीस चार्ज कर रही है आपसे कि भैया आपने ये काम नहीं किया या गलत किया, या जो इंटरेस्ट गवर्नमेंट लगा रही है कि भाई ना आपने रिटर्न लेट फाइल करी, वट जो भी पेनल्टी वगैरह लेट फीस है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और गवर्नमेंट अगर आपको नेचुरल रिसोर्सेज हाईलाइट करना से नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने का राइट दे रही है किसी भी इंडिविजुअल फार्मर को। क्यों? क्योंकि वो एग्रीकल्चर करेगा। तो एग्रीकल्चर के लिए अगर गवर्नमेंट कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करने का इंडिविजुअल फार्मर को राइट दे रही है तो उस पर कोई भी जीएसटी नहीं लगा जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है सर जी अगर आपको गवर्नमेंट बोले तो कस्टम डिपार्टमेंट, इसमें कस्टम डिपार्टमेंट की बात है, कस्टम डिपार्टमेंट अपना कोई ऑफिसर आपके पास अलॉट कर रहा है ओवर द एक्स्ट्रा टाइम, मतलब या तो वो ऑफिस आवर्स के बाद या वो छुट्टी पे है कि भैया आपका कंटेनर का सामान भर जाए या इंस्पेक्शन हो जाए तो भैया जल्दी से जल्दी आप फ्री हो जाओ, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपसे जो ओवर टाइम चार्जेस पे करेगी उसको तो आपसे चार्ज करेगी कि भैया हम अपना ऑफिसर दे रहे हैं और एक्स्ट्रा टाइम में दे रहे हैं तो आपको उसका ओवर टाइम चार्जेस देना पड़ेगा, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर है, रिहेबिलिटेशन मतलब सेंटर दारू छोड़ो नशा मुक्ति केंद्र, ठीक है तुम्हारी बात हो रही है बच्चों, उसे सेटअप किया है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या चैरिटेबल ट्रस्ट ने, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगने वाला। खत्म हो गई गवर्नमेंट। क्लियर है मेरे बच्चों? इजी, देखो सिंपल, जितना आराम से काम करेंगे उतना आराम से, सब कुछ है इस चार्ट में मेरे बच्चे, सब कुछ है मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे हरे। जल्दी आ दो। अगला क्या है? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बेटा बैंकिंग, अगर कोई भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको सर्विसेज दे रही है, लोन दे रही है, डिपॉजिट दे रही है, कुछ भी एडवांस दे रही है और बदले में आपसे इंटरेस्ट या डिस्काउंट चार्ज कर रही है, मतलब बैंक को उस पर कोई जीएसटी भरने की जरूरत नहीं है। दैट मींस इस इंटरेस्ट या डिस्काउंट पे गवर्नमेंट बैंक आपसे कोई जीएसटी नहीं लेगी। लेकिन अगर वो इंटरेस्ट लग रहा है अदर देन सर नॉर्मल एडवांस, मतलब एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, एक्सटेंडेड पीरियड मतलब सर आपने जो लोन था ड्यू डेट थी उससे ज्यादा पीरियड ले लिया, या क्रेडिट कार्ड है, मतलब मान लो ड्यू डेट थी कि आपको लोन चुकाना है 1 दिसंबर को, कब चुकाना है? 1 दिसंबर, लेकिन आज हो चुका है 5 या आज हो चुका है 6 और आपने अभी तक नहीं किया, तो वो 6 दिन का जो एक्स्ट्रा ब्याज लगा उसके लिए आपको उस पे जीएसटी लगाया जाएगा। तो एक्सटेंडेड पे या क्रेडिट कार्ड पे उस पे आपको टैक्सेबल हो जाएगा, वरना नॉर्मल इंटरेस्ट जो आपका पहले से प्री डिसाइडेड इंटरेस्ट वगैरह है या डिस्काउंट है उस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आपस में फॉरेन करेंसी परचेज या सेल कर रहे हैं कौन? बैंक्स या जो डीलर है वो आपस में, या बैंक और डीलर आपस में, मतलब 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक बैंक दूसरी बैंक के साथ, एक ऑथराइज डीलर दूसरे ऑथराइज डीलर के साथ, या बैंक और ऑथराइज डीलर आपस में कुछ भी करेंगे सेल परचेज B2B ट्रांजेक्शन। सिर्फ कस्टमर क्लाइंट के साथ डील नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लाइंट पे डील होगा तो जीएसटी लग जाएगा, लेकिन अगर वो आपस में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, इधर आ जाओ। अभी और है, कह रहा बैंकिंग, अगर कोई प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत कोई सर्विसेज दे रही है बस वो फ्री है भैया, गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट कह रही, लास्ट पॉइंट, कि बैंक ने अगर आपको कोई अपना क्रेडिट कार्ड मशीन दे रखी है, डेबिट कार्ड मशीन दे रही है और आप उसे स्वैप करवा रहे हो, इसलिए तो आजकल सब यूपीआई लेते हैं, अगर स्वैप करवा रहे हो तो उस केस में गवर्नमेंट 2000 तक पे कोई चार्जेस नहीं लेगी, मतलब चार्ज जो लेगी, मतलब सॉरी सिंपल कह रहा, मैं दोबारा बताऊं सर, आप बैंक ने आपको क्रेडिट कार्ड मशीन दी है और क्रेडिट कार्ड मशीन पे आप सर कस्टमर आता है, आप उसका क्रेडिट कार्ड स्वैप करा रहे हो, तो गवर्नमेंट वो पैसा आपको, सॉरी गवर्नमेंट कर रहा हूं, बैंक वो पैसा आपके अकाउंट में डालेगी। मान लो मैं फीस लेता हूँ डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से, मेरे पास स्टूडेंट आता है और वो क्रेडिट कार्ड स्वैप करता है, तो क्रेडिट कार्ड स्वैप करने का मतलब है उस आपके जो बैंक है, क्रेडिट कार्ड की बैंक है, वहां से पैसा मेरी बैंक को चला गया और फिर मेरी बैंक मेरे अकाउंट में जब पैसा डालेगी तो उसका एक सेटलमेंट चार्जेस देगी कि भैया आपका ये क्रेडिट कार्ड की पेमेंट हमने आपके अकाउंट में अभी करा दी, जबकि बैंक को बाद में आएगी ना, तो बैंक उसके लिए आपकी जेब में पैसा डालेगी और आपसे नॉमिनल पैसा चार्ज करेगी, ब्याज वगैरह जो भी है एक्स्ट्रा फीस चार्ज करेगी। तो पॉइंट इज, वो कहता है अगर सेटलमेंट 2000 रुपए तक की, मतलब आपका जो फी जो क्रेडिट कार्ड स्वैप हुआ वो एक बार में एक ट्रांजेक्शन के लिए 2000 रुपए तक हुआ, तो आपको कोई जीएसटी नहीं पे करना, बैंक उस पर कोई जीएसटी चार्ज आपसे नहीं करेगी, मतलब सीधा अपना फीस चार्ज करेगी, दैट्स इट। लेकिन अगर ट्रांजेक्शन 2000 से ज्यादा है, 2000 से ज्यादा है, 2000 या मतलब 2000 से ज्यादा है, तो उस पर बैंक जो फीस चार्ज करेगी आप पे, उस पे साथ में जीएसटी भी उसे लगाना पड़ेगा। मतलब सीधी सी बात है, बैंक के ऊपर कंडीशन लगा दी है कि अगर बैंक जी आप अपने कस्टमर का 2000 रुपए तक की सेटलमेंट करा रहे हो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की, तो कोई जीएसटी नहीं दोगे आप, लेकिन अगर उससे ज्यादा दोगे तो आपको जीएसटी देना पड़ेगा और वो सामने से आप रिकवर करोगे। कुछ स्पेसिफाइड बॉडीज है बेटा, खत्म बैंकिंग भी, स्पेसिफाइड बॉडी ईएसआई, ईपीएफ, पीएफ ऑर्गेनाइजेशन, कोल्स वगैरह का, और नेशनल पेंशन स्कीम, अगर ये कोई भी सर्विसेज दे रही है अपने को तो वो सारी सर्विसेज क्या है? एग्जेम्प्ट है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। सर कोई भी अनइनकॉर्पोरेटेड या एनपीओ, ठीक है, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एओपी या बीओआई या जो भी एनपीओ है, अगर वो अपने मेंबर्स को सर्विसेज दे रही है, क्या
क्या मेंबर्स को, अगर वो अपने ट्रेड यूनियन है और वो सर्विस दे रही है फुल्ली एग्जेम्प्ट, कोई दिक्कत नहीं है। कोई ऐसी सर्विस का पैसा अपने मेंबर से ले रही है जो ऑलरेडी एग्जेम्प्टेड है, मतलब मैं रिलीजियस सेरेमनी करा रहा हूँ, मतलब मैं भागवत गीता करा रहा हूँ और उसके लिए लोगों से कंट्रीब्यूशन ले रहा हूँ मेंबर से कि भैया हम आपके लिए भागवत गीता करा देंगे। भागवत गीता कराने में 1 लाख का खर्चा है, 10 मेंबर है, सब 10,000 रुपए देंगे, ठीक है, 10,000 रुपए देंगे, तो उस 10,000 पे कोई गवर्नमेंट को जीएसटी आपको देना पड़ेगा नहीं। लेकिन अगर आपने बोला कि हमने ये कोई इन दोनों में से कोई भी नहीं है, ठीक है, इन दोनों में से कोई भी नहीं है सर, हमने वहां पे लिफ्ट लगवाई हुई है, हमने सिक्योरिटी गार्ड रखा हुआ है, हमने पार्क की सफाई रखी हुई है, वहां पे कैमरे लगे हुए हैं, उन खर्चों का आप सारे मेंबर से पैसा चार्ज करते हो, ठीक है, उन मेंबर से पैसा चार्ज करते हो, चाहे वो रेजिडेंशियल है, हाउसिंग सोसाइटी है, और उस पैसे का जो चार्ज करते हो उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा। क्वेश्चन ये कि अगर आपका जो आरडब्ल्यू मतलब आप जो आप सोसाइटी हो, जो भी मतलब दैट इज, जैसे मैंने कहा मेरी जो सोसाइटी है, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ, तो उस सोसाइटी का जो मेन बंदा है जो रजिस्टर्ड है कि हाँ भैया ये सोसाइटी को मेंटेन कर रहा है, ठीक है, तो वो बंदे की अगर टर्नओवर, वो जो जितना उसने चार्ज किया था पिछले साल, वो अगर 20 लाख या उससे कम है, तो आप इस साल कुछ भी जो भी लोगे, दैट इज मतलब इस साल जो भी कंट्रीब्यूशन आप मेंबर से चार्ज करोगे कॉमन सर्विसेज का, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपकी टर्नओवर 20 लाख से ज्यादा है, 20 लाख से ज्यादा है, तो आप एक मेंबर से 7,500 रुपए से ज्यादा पर मंथ पर मेंबर ले रहे हो तो टैक्सेबल हो जाएगा, वरना एग्जाम्पल। दोबारा सुनो क्या बोला मैंने कहा आरडब्ल्यू जो भी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशंस हैं, है ना, वो उनकी बात हो रही है। वो क्या करते हैं आरडब्ल्यू, वो एक सोसाइटी बनाते हैं और उस सोसाइटी में जितने भी लोग रह रहे हैं, मान लो 20 फैमिलीज रह रही हैं, ठीक है, 20 फैमिली रह रही हैं, तो उनको मेंबर बना दिया और अब उन 20 फैमिली के लिए सारी कॉमन चीजें वो अरेंज करेंगे, मतलब लिफ्ट की मेंटेनेंस वो मेंटेन करेंगे, पार्क जो बनाएंगे उसकी मेंटेनेंस वो करेंगे, ठीक है, वहां का सिक्योरिटी वगैरह वो मेंटेन करेंगे, वाटर का वहां पे वो मेंटेन करेंगे, और उसके लिए वो एक लमसम अमाउंट ले लेंगे उनसे कि भैया आप हर महीने आपको सोसाइटी को ये पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, ये पैसा देना पड़ेगा। तो पॉइंट ये है कि वो पैसे पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा। सिंपल क्वेश्चन ये है कि अगर वो जो आरडब्ल्यू है उसकी टर्नओवर 20 लाख से कम है, अगर उसकी टर्नओवर 20 लाख से कम है तो उस पे 1 रुपए भी टैक्स लगेगा। 20 लाख से ऊपर है तो अमाउंट देखो क्या 7,500 रुपए से ज्यादा तो नहीं चार्ज कर रहा है, आंसर इज नो, तो जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर आंसर इज यस तो जीएसटी लगेगा। और अगर आप मेंबर से जो मेंबरशिप फीस, ये नॉर्मल है, ये कॉमन की नहीं, अलग से मेंबरशिप फीस चार्ज कर रहे हो 1,000 रुपए पर मेंबर पर एनम, मेरे बच्चे याद रखना पर एनम, तो जीएसटी नहीं लगेगा, और उससे ज्यादा है तो जीएसटी लग जाएगा। तो ये हमारी एनपीओ की कहानी कि एनपीओ को कब टैक्स देना, ट्रेड यूनियन को कभी भी टैक्स नहीं देना, कोई अगर सर्विस ले रहे हो एग्जेम्प्टेड सर्विस उसका पैसा उनसे रिम्बर्स करा रहे हो नहीं देना, उसके अलावा जो कॉमन सर्विसेज है उनका पैसा आप पे जीएसटी लग सकता है, ठीक है, मेंबर्स की फीस पे भी जीएसटी लग सकता है अगर लिमिट से ज्यादा हुआ। इंटरटेनमेंट सर्विस, दो तरीके की इंटरटेनमेंट होती है, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। मतलब सीधी सी बात है, अगर कोई इंटरटेनमेंट सर्विस के लिए कोई आर्टिस्ट आया, बेटा कौन आया है, कोई आर्टिस्ट, इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे, कोई भी आर्टिस्ट आया है और वो कोई परफॉर्मेंस कर रहा है, क्या कर रहा है, परफॉर्मेंस, वो कह रहा है सपोज जी कोई भी आर्टिस्ट आया और वो परफॉर्म करेगा और उसके बदले उसे परफॉर्मेंस के बदले पैसा मिलेगा, तो परफॉर्मेंस क्या करेगा, फोक या क्लासिकल आर्ट, ठीक है, वेस्टर्न नहीं होना चाहिए, भंगड़ा नहीं होना चाहिए, हिप हॉप नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेस्टर्न नहीं, आर्ट सिंपल, फोक या क्लासिक, डांस या म्यूजिक थिएटर, कुछ भी तीनों में से कुछ भी करेगा, ठीक है, तो उस केस में अगर उस परफॉर्मेंस का 1.5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं चार्ज कर रहा है वो, तो जीएसटी से बाहर है, और अगर 1.5 लाख से ज्यादा चार्ज कर रहा है तो उसे जीएसटी में टैक्स देना पड़ेगा, मतलब उसे 1.5 लाख पे जीएसटी भरनी पड़ेगी। सिंपल सी बात है कि कोई भी आर्टिस्ट के ऊपर ये लिमिट कि कोई भी आर्टिस्ट अगर कोई भी परफॉर्मेंस कर रहा है आर्ट या कल्चर की, ठीक है, आर्ट कल्चर वगैरह की, तो मतलब फॉक और कल्चरल डांस वगैरह, म्यूजिक वगैरह या थिएटर दे रहा है तो 1.5 लाख तक एग्जेम्प्ट है, लेकिन इसमें कंडीशन याद रखना कि अगर वो ब्रांड एम्बेसडर है, शाहरुख खान आ रहा है दुबई में, या फिर कोई भी वेस्टर्न फॉर्म का डांस वगैरह म्यूजिक है, तो वो फुल्ली टैक्सेबल है, लिमिट नहीं लगेगी आपके, मतलब 1 रुपए का भी चार्ज कर रहा है टैक्स लग जाए, ठीक है। अगर एंट्री फीस की बात करूं, यहाँ पर कोई नॉर्मल बंदा नहीं, मतलब यहाँ पे कोई परफॉर्मेंस नहीं है, सिंपल है, कोई म्यूजियम है, नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, टाइगर रिजर्व है, जू है या मॉन्यूमेंट ताजमहल है, इन 6 में से कोई भी चीज है तो आपका कितने की भी एंट्री फीस हो आप हमेशा एग्जेम्प्ट हो, मतलब उस एंट्री फीस पे कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला। लेकिन इनके अलावा कोई सर्कस हो रहा है, डांस हो रहा है, थिएटर अवार्ड फंक्शन है, कोई म्यूजिक कॉन्सर्ट वगैरह शो है, दिलजीत दोसांझ का शो चल रहा है, आप जा रहे हो टिकट खरीदने, या कोई भी रिकॉग्नाइज अनरिकॉग्नाइज आईपीएल वगैरह मैच हो रहे हैं, चाहे आईसीसी के मैच हो रहे हैं, वट या कोई भी प्लानिटेरियम है, अगर उसकी टिकट 500 रुपए तक है तो एग्जेम्प्ट है, लेकिन 500 से ज्यादा है तो टैक्सेबल है, तो टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। खत्म सर जी, खत्म। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में 3 लोग हैं आपके सामने, सर कौन कौन है, एक वो क्लास 12 तक के प्री स्कूल, प्री एजुकेशन मतलब प्राइमरी वाले, प्ले स्कूल नहीं, प्राइमरी स्कूल मतलब नर्सरी से लेकर 12th क्लास तक की वो एक कैटेगरी है। फिर उसके बाद आपके कॉलेजेस हैं, जो याद रखना इंडियन लॉ,
इंडियन लॉ में उनको डिग्री होनी चाहिए, मतलब इंडियन लॉ में रिकॉग्नाइज होना चाहिए। अगर फॉरेन लॉ है तो आपको वो नहीं मिलेगा, या डिप्लोमा वगैरह दे रहा है तो आपको नहीं मिलेगा। डिग्री होनी चाहिए जो किसी लॉ में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, ठीक है। या फिर कोई भी अप्रूव्ड वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह करा रहा है जो एनसीवीटी, एससीवीटी, आईआईटी में वगैरह में अप्रूव्ड है, ठीक है। तो ये बस याद रखने वाली बात है, मेन दो चीजें, ठीक है। तो उनको क्या है कि वो सर्विसेज अगर किसी भी स्टूडेंट को, स्टाफ, फैकल्टी को दे रहे हैं, अगर ये लोग, ये तीनों लोग किसी भी सर्विसेज दे रहे हैं बाय किसको दे रहे हैं, बाय, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये, बाय किसको दे रहे हैं, किसी भी स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ को, या एंट्रेंस फीस चार्ज कर रहे हैं किसी से भी, ठीक है। क्योंकि एंट्रेंस फीस तो अभी वो स्टूडेंट नहीं बना ना, बाहर का है, उससे बोल रहे हैं एंट्री फीस देनी पड़ेगी आपको, ठीक है। आपको टेस्ट होगा जिसका एंट्रेंस फीस होगा, एडमिशन फीस होगी, वटेवर, तो उसको एग्जेम्प्ट कर देंगे। मतलब स्टूडेंट से अगर आप कुछ भी चार्ज कर रहे हो एग्जेम्प्ट है, फैकल्टी स्टाफ से अगर आप कुछ भी फैकल्टी स्टाफ को कुछ भी दे रहे हो और उसके बदले जो भी है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अगर हम इन तीनों को कोई सर्विस दे रहे हैं, तो यहाँ पर अगर मैं इन तीनों को, ये टीसीएस स्कूल वालों को टीसीएस की सर्विस दे रहा हूँ, ट्रांसपोर्टेशन, कैटरिंग और सिक्योरिटी, मतलब उनके बच्चों को, उनके टीचर्स को, उनके स्टाफ को लाने ले जाने की जिम्मेदारी मेरी, ठीक है। उनके बच्चों को खाना पिलाने की जिम्मेदारी मेरी, उनके स्कूलों को साफ सफाई, क्लीनिंग, सिक्योरिटी वगैरह रखने की जिम्मेदारी मेरी। तो उस केस में उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन यही सर्विस अगर मैं किसी कॉलेजेस को या वोकेशनल कोर्सेज को दूंगा तो उस पर टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कॉलेजेस को अगर मैं कोई ऑनलाइन जर्नल या मैगजीन प्रोवाइड कर रहा हूँ सिर्फ कॉलेजेस को, ठीक है, स्कूल और वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन को नहीं, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे दो ही में, इन पर कोई ऐसी नहीं, आप कोई भी सर्विस अगर इनको दोगे तो वो टैक्सेबल है, यहाँ पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है। मतलब कॉलेजेस को सिर्फ जर्नल और मैगजीन की सप्लाई एग्जेम्प्ट है, इनको टीसीएस की सप्लाई एग्जेम्प्ट है। बाकी ये लोग अगर उसको अपने स्टूडेंट वगैरह को, स्टाफ, फैकल्टी को सर्विस देंगे या एंट्रेंस फीस चार्ज करेंगे तो कोई टैक्सेबल नहीं होगा। द लास्ट, एग्रीकल्चर, खत्म मेरे बच्चों, खत्म। एग्रीकल्चर में क्या है, एग्रीकल्चर में सबसे पहले तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने कोई भी सर्विस करी है इन रिलेशन टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, क्या होती है, कहता है भैया आप कोई भी रियरिंग ऑफ एनिमल का पशुपालन कर रहे हो, या आप कल्टीवेशन ऑफ प्लांट, भैया खेती कर रहे हो अपने प्लांट की, तो कल्टीवेशन ऑफ प्लांट या रियरिंग ऑफ एनिमल एक्सेप्ट हॉर्स, याद रखना एक्सेप्ट हॉर्स को हम कभी भी यहाँ मतलब हॉर्स रिलेटेड कोई भी चीज कर रहे हो टैक्सेबल हो जाएगी, ठीक है। तो रियरिंग ऑफ एनिमल या कल्टीवेशन ऑफ प्लांट कर रहे हो, ताकि क्यों कर रहे हो ये, ताकि आपको कोई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ जाए, ठीक है। खेती कर रहे हो फसल के लिए, भैया मैंगो के ट्री लगा रहे हो मैंगो के लिए, ठीक है। आप पशुपालन कर रहे हो मिल्क के लिए, ठीक है, या फाइबर के लिए, या व्हाटएवर जो भी है, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की एक्टिविटी माना जाएगा। इन एक्टिविटी में ये 6 चीजें बाहर है बेटा, क्या क्या बाहर है। सबसे पहला, आप मेनली जो भी एग्रीकल्चर ऑपरेशन कर रहे हो, एग्रीकल्चर ऑपरेशन मतलब दैट इज जो भी मेन बिजनेस एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हैं, लाइक फसल को लगाने की या एनिमल्स को दैट इज उसको रियरिंग वगैरह का, पशुपालन के लिए जो भी एक्टिविटी, ताकि जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आ सके, वो पूरी टोटली एग्जेम्प्ट है। अगर आप वो कर रहे हो या किसी से करवा रहे हो, एग्जेम्प्ट है। दूसरा, आप लेबर सप्लाई कर रहे हो, उसके लिए आप नहीं कर रहे हो एक्टिविटी, बट आप लेबर सप्लाई कर रहे हो, उससे लोगों से पैसा चार्ज कर रहे हो, तो भैया कह रहे हो भैया आपकी जमीन है, ठीक है, हम लेबर देंगे, ठीक है, हमारे पास लेबर है, लेबर ले जाओ, तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आप नहीं कर रहे हो, आप लोगों को मशीन प्रोवाइड कर रहे हो कि लो जी हमसे मशीन ले लो रेंट पे, या आप उन्हें जमीन दे रहे हो कि भैया अच्छा आप लेबर हो तो ठीक है मेरी जमीन ले लो और टैक्स कर लो। मतलब 3 चीज है, अगर मैं किसी को काम करवा रहा हूँ, एग्रीकल्चर एक्टिविटी करवा रहा हूँ, उसका पैसा चार्ज कर रहा हूँ, एग्जेम्प्ट, मैं लेबर सप्लाई कर रहा हूँ, एग्जेम्प्ट, या मैं मशीन या लैंड सप्लाई कर रहा हूँ कि भैया आप ले जाओ, एग्जेम्प्ट, ठीक है। अगर मैं कोई और दैट इज एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो हो गई, मतलब मेन एक्टिविटी हो गई, अब वो फसल निकल चुकी है, अब उस फसल को मान लो सपोज गेहूं की फसल उग गई है, ठीक है, मैंगो हो गए रेडी, अब उनपे कोई काम करना है, कोई भी काम करना है, फसल काटनी है, फसल में से गेहूं निकालना है, वट कुछ भी करना है, वो प्रोसेस भी मैं एग्रीकल्चर फार्म, इंपॉर्टेंट ये एग्रीकल्चर फार्म पे, बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि एग्रीकल्चर फार्म पे ही अगर मैं वो प्रोसेस करा रहा हूँ, दिस इज सेकेंडरी प्रोसेस, दिस इज सेकेंडरी प्रोसेस। लेकिन याद रखना ये सेकेंडरी प्रोसेस आपके प्रोडक्ट को सेकेंडरी ना बना दे, मतलब ये सेकेंडरी प्रोसेस आपके मेन एजेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को चेंज ना कर दे। मतलब आपके पास पैडी आई, धान उगी है, अब आप धान अलग करा रहे हो, तो धान अलग कराना ठीक है, लेकिन धान अलग करा के राइस निकालना वटेवर ठीक है। मान लो आपके पास शुगर कैन हुई, ठीक है, तो शुगर कैन अलग, मतलब गन्ने अलग अलग करना वो अलग। लेकिन अगर आपने गन्ने से वहां पे शुगर बना दिया या गन्ने से गुड़ बना दिया, तो वो आपने उसके एजेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म कर दिए थे कि इसके अंदर और भी यूजेस आ सकते हैं, ठीक है। आपने दूध निकालना ठीक है, लेकिन दूध निकाल के आपने उसमें पनीर बना दिया या आपने उसमें दही बना दिया, तो वो आपने एजेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म कर दिए, मतलब उसके जो यूजेस हैं
आप उनमें से कुछ यूजेस को खत्म कर दो, दिस इज एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म, ठीक है। तो आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, जस्ट आप उस पर काम करा रहे हो ताकि उसका थोड़ा सा काम हो जाए, भाई पैकिंग वैकिंग हो जाए, ठीक है, लेबलिंग वगैरह लगा रहे हो, सफाई वगैरह करा रहे हो, तो वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी से बाहर हो जाएगा। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विसेज मतलब होता है कि आपको कोई आके एजुकेशन दे रहा है कि भैया इस तरीके से एग्रीकल्चर करना चाहिए, तो वो भी अगर आप जा रहे हो और आप कह रहे हो भैया हम सिखाएंगे आपको कैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी करनी है, बाहर हो जाएगा। आप कोई भी लोडिंग अनलोडिंग कर रहे हो किसका, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को, तो वो भी जीएसटी से बाहर हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई एग्रीकल्चर मार्केटिंग कमेटी है जो आपका सामान बिकवा रही है, कह रही हम बिकवा देंगे, बदले में आपसे कमीशन वगैरह आपका सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हम बिकवा देंगे, तो वो भी एक्टिविटी से बाहर हो जाएगा। मतलब क्या क्या बाहर है जल्दी बताओ, एग्रीकल्चर ऑपरेशन, मेन ऑपरेशन अगर करा रहे हो बाहर है, लेबर सप्लाई करा रहे हो बाहर है, मशीन सप्लाई करा रहे हो बाहर है, ठीक है, कोई प्रोसेस करवा रहे हो, सेकेंडरी प्रोसेस बस उसका कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज नहीं करा रहे हो, ठीक है, वो बाहर है। दूसरा कोई आप एजुकेशन दे रहे हो, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस बाहर है। लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग, ये 5 वर्ड याद रखना, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग, ये 5 एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का बाहर है, और एग्रीकल्चर कमेटी जो आपको सर्विस दे रही है वो बाहर है। और यही 5 चीजें बेटा, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज वेयर हाउसिंग, राइस का, किसका, राइस का बाहर है, क्योंकि राइस हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं होता, पैडी होता है, पैडी से निकलता राइस, राइस हमारा अलग हो जाता है, तो वो हमारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। ऐसे ही अगर आप वेयर हाउसिंग का करा रहे हो, वेयर हाउसिंग करा रहे हो या स्टोरेज वेयर हाउसिंग करा रहे हो किसका, किसी फॉरेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस का या सैरेलिस पल्सेस फ्रूट या वेजिटेबल्स का, तो वो भी आपका बाहर है, ठीक है, वो भी आपका जीएसटी से बाहर है, इवन वो बाहर जा रहा है, ठीक है। एग्रीकल्चर इंसेमिनेशन लाइव स्टॉक का हो रहा है, ठीक है, रिप्रोडक्शन बोल दो इसे सिंपल, किसका, जानवरों का, तो वो हॉर्सेस के अलावा बाकी सबका जीएसटी से बाहर है। और लास्ट इज अगर आप कोई भी काम करा रहे हो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की, भैया एग्रीकल्चर एक्टिविटी तो हो गई है, अब इसके बाद कुछ उसकी सफाई करानी है, कुछ भी कराना है, बट एज अ जॉब वर्क कि भैया ठीक है मैं कर दे रहा हूँ, मेरे को जॉब वर्क मेरे को दे दो मैं कर दूंगा, तो वो भी जीएसटी से बाहर है। क्लियर है, यहाँ पे मेरा ऑलमोस्ट एग्जेम्पशंस खत्म हो जाती है, ठीक है। अभी भी इसमें से कुछ एग्जेम्पशंस पेंडिंग है, जैसे कि मैं अगर आपको बोलूं कि लाइफ इंश्योरेंस की पेंडिंग है, ठीक है, कुछ स्पोर्ट इवेंट्स की पेंडिंग है, ठीक है, और कुछ छोटी मोटी हैं जैसे कि गोइंग कंसर्न में अगर आपने कोई अपना बिजनेस बेचा है गोइंग कंसर्न में, तो वो जीएसटी से बाहर है, लेकिन अगर आप बिजनेस बेच रहे हो नॉट फॉर गोइंग कंसर्न तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये छोटी मोटी है, बट दीज आर नॉट सो मच रेलिवेंट। लाइफ इंश्योरेंस बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है, ठीक है, आपकी स्पोर्ट्स इवेंट की कुछ रेलिवेंट है कुछ नहीं है, ठीक है। तो जल्द छोटी छोटी है वो आप एक बार सेल्फ रीड करोगे, मेरे हिसाब से मेनली मैंने कवर कर दिए। थैंक यू सो मच बच्चों, अगर ये वीडियो प्लीज अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करना इस वीडियो के बारे में, आपका रिव्यू कैसा था इस पूरे को देख के, ठीक है। मैं चाहता हूँ आप इसको करो, और अगर एंड तक अभी तक कर रहे हो देख रहे हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, ठीक है। तो मेरे बच्चों ठीक है, आगे अगली वाली वीडियो जो आएगी वो अगली वीडियो क्या आने वाली है, दब ना, वैसे मैं पेमेंट पे कराऊंगा और पेमेंट पे भी क्वेश्चन निपटाएंगे, बड़े बड़े मेन क्वेश्चन। थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ गुड डे, टेक केयर।